आपका स्वागत है और एमसीएक्स पर कॉटन का वायदा जल्द शुरू हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एमसीएक्स के साथ बातचीत भी अंतिम दौर में है। ऐसे में क्या हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट की नई शर्तें, स्पेसिफिकेशंस और कब से ये आ सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया। अरुण जी नमस्कार। क्लियरली बातें हैं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं कि क्यों कॉटन वायदा यहाँ पर एमसीएक्स पे शुरू नहीं हो पाया है। प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर, अदर मीटिंग थी कल यहाँ पर, क्या कुछ उसमें निकल के आया? नमस्कार जी। मनीषा जी, कल मीटिंग थी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की एंड इट वाज यूनानिमसली अग्रीड दैट द कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करना चाहिए एंड सबकी यही राय थी, अनुमति थी और इट विल बी लॉन्च्ड। एमसीएक्स भी आज मेरे हिसाब से दे विल इशू अ नोटिफिकेशन एंड दे लाइकली टू स्टार्ट विद इन दिस अप्रैल, अपना फरवरी फर्स्ट वीक या मिड सेकेंड वीक तक चालू करने की संभावना पूरी है। आपको लगता है कि अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट वायदा पहले यहाँ पर जारी होगा? हाँ जी, अप्रैल का ही चालू होने, अप्रैल जून 2 महीने का चालू होने की संभावना है। ओके अरुण जी, ऑल्सो काफी सारी कॉन्वर्सेशंस हुई होंगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस को लेकर, कुछ नए नॉर्म्स की यहाँ पर बातचीत हुई है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन को लेके अभी कोई डिस्कशन वो पहले ही हो गया था। देयर इज नो एम्बिग्युइटी इन द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। खाली मतलब 2-3 मसले थे which was in the trade and the industry was not in approval of that, and everything was discussed and mutually agreed that okay fine, now we are going to launch it. So it will be a bi-monthly contract and all the details will be, जो MCX की जो टीम है वो आज आई थिंक रिलीज कर देगी। बट इट इज वेरी गुड फॉर द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ कॉटन विच इज एब्सोल्युटली जो मिसिंग था वो अभी मेरे हिसाब से नेक्स्ट दिन के अंदर पूरा हो जाएगा एंड इट विल बी विन विन फॉर एवरीबॉडी, फार्मर्स को भी और ऑल द स्टेक होल्डर्स विल बेनिफिट आउट ऑफ दिस। अरुण जी, एक फाइनल सवाल है आपके लिए और वो ये कि जैसे आपने कहा सभी स्टेक होल्डर्स के लिए काफी बेहतर रहेगा, कुछ इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पर इसको लेकर कंसर्न जरूर थे, आपको लगता है वो भी इस बार यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखेंगे? देखिए, कंसर्न्स अगर थे तो पीछे देन that has been resolved, और अगर concerns खाली on paper it was there, then I don't think so can resolve anything on that. So everybody is happy, सबको इसमें ही फायदा है, सबका इसमें ही भला है एंड एक हैजिंग मैकेनिज्म हिंदुस्तान को चाहिए बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, और अगर इसमें अगर हैजिंग नहीं होगा तो पीछे देन कोई व्यर्थ नहीं है ना, आइस में जाओ और उधर जाओ, कोई मतलब ही नहीं है उसका। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया अरुण जी साथ में देने के लिए। और जैसे आपने कहा प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी में ये कल बात हो चुकी है, ज्यादातर मुद्दों पर कमेटी के बीच में सहमति बनी है। एमसीएक्स की तरफ से अब यहाँ पर अवेटेड है कि वो अपना सर्कुलर कब निकाल के लेके आते हैं, लेकिन जैसे बात हुई है कल कमेटी मीटिंग में, बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर जारी किए जाएंगे। फरवरी के महीने में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर जारी किए जा सकते हैं, लॉन्च किए जा सकते हैं, और हम देखेंगे कि अप्रैल और जून ये 2 महीने का वायदा फिलहाल यहाँ पर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। जल्द ही एमसीएक्स में जो कॉटन कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर से यहाँ पर बाजार में आ सकता है। जैसे बात भी उन्होंने की कि एज ऑफ नाउ हेजिंग मैकेनिज्म यहाँ पर कुछ नहीं है, प्राइसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर गिर चुके हैं, और हमने देखा था कि 23 जनवरी को किसानों ने भी यहाँ पर मुंबई में धरना दिया था सेबी के ऑफिस के बाहर, और क्लियरली बातचीत यहाँ पर बाकी कमोडिटीज के लिए भी जारी है, लेकिन कॉटन को लेकर ऑफकोर्स यहाँ पर काफी चिंताएं थी और फाइनली हमने वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आता हुआ देखा। एज ऑफ नाउ जैसे हमने कहा कि प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की कल रिपोर्ट की मीटिंग हुई है और जो सर्कुलर है एमसीएक्स की तरफ से वो फिलहाल यहाँ पर आना बाकी है, तो उसकी इंतजार हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज का अनुज गुप्ता और मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नायर ने भी जुड़े हैं। किशोर, आपका भी पहले यही व्यू लेना चाहेंगे कि फाइनली कॉटन कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं, बाकी 7-8 एग्री कमोडिटीज अभी भी आउट ऑफ रेंज है यहाँ पर, कैसे देखते हैं आप कॉटन में ये मूव? मनीषा, एनीथिंग रीलिस्टिंग ऑफ कमोडिटीज ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, पॉजिटिव सिग्नल देता है। और दूसरी चीज है कि एक्चुअली रादर देन ब्लेमिंग द मार्केट्स, एक्चुअली हमको ये सबको हाउ टू यूटिलाइज कमोडिटी मार्केट्स एज एन इकोसिस्टम फॉर रिस्क हेजिंग रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट दैट। आई थिंक वो थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, गवर्नमेंट को भी उस तरफ कुछ कदम उठाना चाहिए रेगुलेटर वाइज, और मतलब इन द सेंस अकाउंटिंग नॉर्म्स हो गया, डिस्क्लोजर नॉर्म्स हो गया, जो भी है आई थिंक। एंड सेकंड थिंग इज कि इस एंटायर इकोसिस्टम के थ्रू हाउ मच वैल्यू एडिशन टू द ओवरऑल अपना प्रोडक्टिविटी एंड जीडीपी के लिए
आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जो चाइना का जो बेनिफिट मिला था 90s एंड अर्ली 2000s में, वो हमको अगले अगले 10-15 साल के लिए वो मिलना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बेनिफिट नहीं आ पाएगा। वेल एब्सोल्युटली, और ज़रूरत है हेजिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत है, और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कॉटन ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडियन मार्केट्स के लिए, फर्स्ट ऑन मेनी मेट्रिक्स ईयर। अनुज, आप कैसे देखते हैं इसे? और जैसे कहा गया कि फरवरी में वायदा लॉन्च हो जाएगा, एज ऑफ नाउ हम अप्रैल एंड जून के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर देख पाएंगे। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कॉटन एक ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें हमने देखा था कि काफ़ी इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, मिलर्स, जिनर्स सभी ने इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया था। तो अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर पूरे ही कमोडिटी पैक में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें सभी जो चेन थी वो पार्टिसिपेट इसमें कर रही थी। बट ड्यू टू सम रीज़न कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अब मिसिंग है। हमने देखा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 तक के लेवल हमने एमसीएक्स में देखे थे। अगेन प्राइस 30,000 के आसपास है, तो काफ़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिली थी और लोग इसके थ्रू डिलीवरी भी काफ़ी यूज़ कर रहे थे, तो जो कि अब मिसिंग हो गया था। मुझे लगता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा तो डेफिनेटली जो एक मिसिंग पार्ट है हेजिंग मैकेनिज्म का, जो एक्चुअल में लोग इसको यूज़ कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक अच्छा एक पॉइंट होगा जहाँ पर ये इसको हेज कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, इवन एक्सचेंज के थ्रू डिलीवरी भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क मिटिगेशन वाला जो चीज़ यहाँ पर कुछ दिनों से मिसिंग हो गई थी, वो यहाँ पर अगेन दोबारा यहाँ पर आते हुए दिखाई देगा। और ट्रेडर्स, जीनर, मिलर्स और जो किसान है, वो सब इसको कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर रहे थे, वो अगेन इसको अब अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। और मुझे लगता है कि अगेन जैसा हम वॉल्यूम पहले देख रहे थे, उससे ज़्यादा वॉल्यूम अब इस कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, क्लियरली यहाँ पर बाजार को इंतजार है। कुछ इंडस्ट्री के तबकों को क्योंकि भाव बहुत बढ़ रहे थे, इसके लिए चिंता थी, लेकिन अब क्योंकि हेजिंग मैकेनिज्म नहीं है तो वो लोग भी ऑन द सेम टेबल हैं, और एक्सपेक्टेशन यही है कि हम वापस ट्रेड उसी वॉल्यूम और ज़्यादा ही वॉल्यूम पे शायद लौटता हुआ देखेंगे भी। ये तो बात हुई कॉटन की, लेकिन बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इवन एज जनवरी का महीना तीसरा महीना होगा जहाँ पर हम मंथली गेन्स आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ की अगर बात करें तो कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। 57,000 के स्तर हमने नीचे में यहाँ पर टूटते हुए देखे हैं, और पिछले हफ्ते जो हाईज बने थे वहां से तो हम काफी नीचे अब आ चुके हैं। 1913 के स्तर आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर, और 56,800 के आसपास के स्तर के कारोबार। किशोर, कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को एज ऑफ नाउ? मनीषा, आई थिंक ये वीक वन ऑफ द मैसिव वीक्स है फॉर डेटा पर्पसेस। सो जैसा आपको पता ही है कि आज फेड का मीटिंग शुरू होने वाला है। 31 और 1 का फेड का मीटिंग है, देन बीओई है, ईसीबी है, इंडिया का बजट है जहाँ पे ड्यूटी का लेकर आशंकाएं हैं कि ड्यूटी कट होगा, जो भी है। और उसके ऊपर से नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है, फर्स्ट फ्राइडे आएगा जो 3rd को आएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डेटा हैवी वीक। तो मार्केट्स जो करंट एक्सपेक्टेशन से 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा फेड की तरफ से, और बीओई और ईसीबी 50-50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करेंगे, ये काफी हद तक मार्केट में प्राइस इन हो चुके हैं। गोल्ड भी जो करीब 6% के आसपास जो रैली हुआ था, तो 1-8% करेक्ट होके जनवरी हम लोग करीब 5% हायर पे क्लोज कर रहे हैं। So most of the things are priced in. So अभी markets will be looking for a नया डायरेक्शन कहाँ से आएगा। तो फेड से नया डायरेक्शन आ सकता है, ईसीबी से आ सकता है, एक जो डोमेस्टिक जो फैक्टर है विच इज द बजट, जहां पे ड्यूटी कंपोनेंट चेंज हो सकता है। सो आई थिंक बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है। तो मैं स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए एक बिकवाली का सलाह दूंगा। 57,100 के आसपास अप्रैल वायदा बेचे, 57,300 का स्टॉप लॉस, 200 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंटेन करे, और टारगेट 56,700 के आसपास रख सकते हैं। ओवरनाइट पोजीशंस में कैरी करने का सलाह नहीं दूंगा, अवॉइड करें। और थोड़ा ये डेटा हैवी वीक है, हेजिंग रखे और ऑप्शंस के तरफ इसको ज्यादा इंटरेस्ट ले रादर देन ओपन फ्यूचर्स। अगर किसी को कैरी फॉरवर्ड करना है तो ऑप्शंस में कैरी फॉरवर्ड करे, फ्यूचर्स में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। किशोर, डॉलर इंडेक्स आप कैसे देखेंगे? 102.28 के आसपास के स्तर यहाँ पर फिलहाल हैं। ऑफकोर्स अपने हाई से यहाँ पर काफी गिरावट देखने को मिली है, और जनवरी का महीना चौथा महीना है जहाँ पर हम गिरावट यहाँ पर जारी रहता हुआ देखेंगे। यूएस फेड की मीटिंग से पहले हल्की सी बढ़त यहाँ पर जरूर है, लेकिन यहाँ पर कोई लेवल्स जिस पे आप वॉच रखें? 1.5 और 102 के बीच में काफी हद तक मुझे लगता है कि एक बेस बन सकता है डॉलर इंडेक्स का। अगर इससे यहाँ से अगर गिरावट अगर देखना है, सो दो चीज देखना चाहिए कि अगर यूएस इकोनॉमी में कहीं ना कहीं क्रैक्स दिखता है क्या। एज ऑफ नाउ कहीं नहीं दिख रहे हैं, ना वेज ग्रोथ स्लो हो रहा है, ना आवरली पे स्लो नहीं हो रहा है, और जॉबलेस क्लेम्स कुछ खास कंसर्न नहीं है। सो आई थिंक इस बार का जॉब्स रिपोर्ट प्लस फेड का जो स्टेटमेंट क्या आएगा ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, आई थिंक उसके बाद थोड़ा सा क्लैरिटी बनेगा।
बट मुझे लगता है कि जो करंट न्यूज जो भी आउट है उस हिसाब से 101 हाफ 102 के नीचे बहुत ज्यादा डाउनसाइड लगता नहीं है मुझे डॉलर इंडेक्स में। हम्म। अनुज, चांदी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है और जनवरी का महीना सोने के लिए तो यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन चांदी के लिए अब यहाँ पर नेगेटिव तौर पे बंद होता हुआ दिखा है। देखिए मनीषा जी, बिल्कुल एक रेजिस्टेंस हमने चांदी में आते हुए देखा है, जो 70,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल था और $25 इंटरनेशनल मार्केट में था, वो रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पे काम किया और उसके ऊपर अगर देखें तो सस्टेन नहीं हो पाया, प्राइस में गिरावट देखने को मिली। कहीं ना कहीं जो एक प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है, बट एक क्लूलेस मार्केट यहाँ पर अभी हमने देखा है पूरे ही महीने। अब हो सकता है कि फेडरल बैंक की मीटिंग के बाद कोई एक नया क्यू देखने को मिले, ईसीबी की मीटिंग के बाद नया क्यू देखने को मिले। अब पॉसिबल ये कि एक अपसाइड मोमेंटम आपको अगेन सिल्वर में आता हुआ दिखाई देगा, मगर फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि अगर हम देखें तो मॉर्निंग से थोड़ी सी गिरावट हमने देखी है, तो इंटरडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि आज मार्केट थोड़ा सा डाउन बिहेव कर सकता है और एक्सपेक्टेड है कि एक बार नीचे 68,000 के नीचे तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटरडे के लिए बिकवाली की सलाह दूंगा, करीबन 68,500 के आसपास में 69,100 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट नीचे 67,500 तक देखने को मिल सकता है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में $23 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल क्यूज हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर इंट्राडे के लिए सिल्वर में देखने को मिल सकता है। हालांकि जनवरी जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें गोल्ड की एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के चलते भी हम बुलियन में थोड़ा प्रेशर देखेंगे, तो उसके चलते मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन, क्योंकि एक्सपायरी निकट रहेगी गोल्ड की, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। सेलिंग प्रेशर यहाँ पर किशोर मेटल्स में भी बनता हुआ नजर आया है, चाहे वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक, लेड, सभी में आधे से 1% की गिरावट। यस, आई थिंक यहाँ पे अगेन चाइना का डेटा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेड थे, तो इससे ज्यादा हल्का सा पीएमआई बेटर हुआ है, बट आई थिंक मोर और लेस सेंटिमेंट्स अभी भी पिकअप होना बाकी है। सो आई थिंक थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है, एक रेंज बाउंड मार्केट में बोल सकता हूँ मेटल्स में। अगर खरीदारी के साइड अगर देखें, जिंक में मैं एक बार खरीदारी कर सकते हैं 296 के आसपास, 294 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 300 का टारगेट। कॉपर आई थिंक दो पुल एंड पुश फैक्टर्स दोनों है, बट आई थिंक इंट्राडे के लिए थोड़ा वीकनेस आ सकता है, 772 की तरफ गिर सकता है। बट पेरू में जो अनरेस्ट है उसके वजह से जो कॉपर माइन है वो अगर वो शटडाउन होता है, तो आई थिंक आज शटडाउन का अनाउंसमेंट आया है। अगर दैट इज रफली अराउंड 1.5 to 2% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन है, तो अगर वहां पे थोड़ा सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन आता है तो डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा कॉपर में। बट फिलहाल के लिए बिकॉज डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत है, उसकी वजह से थोड़ा गिरावट इंट्राडे में देखने के लिए मिल सकता है, विच इज टुवर्ड्स अराउंड 772। ऑल राइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी है और आगे भी कुछ डीपन होती हुई नजर आ सकती है, तो शॉर्ट साइड में फिलहाल कारोबार किया जा सकता है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की और एक नजर डालेंगे एनर्जी प्राइसेस पर भी। मुनाफा वसूली यहाँ पर अक्रॉस एनर्जी पैक भी है, चाहे वो कच्चा तेल हो जो पिछले एक हफ्ते में करीबन 3% गिर चुका है, कोल के भावों में 26% की गिरावट है, नेचुरल गैस पिछले एक हफ्ते में 12% तक फिसला है। किशोर, कैसे देखते हैं अक्रॉस सेक्टर? I think crude again overall I think short term में weak है। One is that overall energy डिमांड में जितना पिकअप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आया नहीं है, एंड शॉर्ट टर्म में जो डॉलर का जो मजबूती है वो भी थोड़ा बहुत इसमें प्रेशर आ रहा है। एंड स्पेशली लास्ट 10-15 दिन में जो एक रेंज बाउंड मार्केट देखे हैं एंड हल्का सा वीकनेस के साथ साथ वो बायस्ड जो है डाउन साइड रहेगा। सो आई थिंक इंट्राडे में 6400 के आसपास जनवरी वायदा बेच के चल सकते हैं, 6200 का टारगेट्स के लिए बहुत ही बड़ा स्विंग एक्सपेक्टेड नहीं है। अगेन जैसा मैंने पहले भी बताया, आज थोड़ा सा डेटा हैवी वीक है, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ऑप्शंस की तरफ अगर जाते हैं तो 6300 का जो पुट ऑप्शन है 190 के आसपास अवेलेबल है, वो खरीदारी कर सकते हैं, 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 290-300 के आसपास का टारगेट्स के लिए 6300 का पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं, वो थोड़ा सा सेफर रहेगा। ऑलराइट, ऑप्शंस में काम करना यहाँ पर कच्चे तेल में बेहतर रहेगा, फ्यूचर्स में ऑफकोर्स उठापटक यहाँ पर जारी रह सकती है, डेटा हैवी वीक है, बार बार हमारे एक्सपर्ट्स आपको चेता रहे हैं। अनुज, जाने से पहले एग्री कमोडिटीज में क्या देखेंगे आप और अगले 24 घंटे कहाँ बेहतर कारोबार की एक्सपेक्टेशन है? मनशा जी, अगर हम देखें तो ग्वार में आज एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है, हालांकि अंडरटोन यहाँ पर भी थोड़ा सा वीकनेस का है, तो यहाँ पर मैं सैलून राइस की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। ग्वार में करीबन 6,000 के आसपास बिकवाली करें,
6,120 का स्टॉप लॉस है। टारगेट नीचे हमें लगता है कि 5,800 तक देखने को मिल सकता है। तो ग्वार पैक, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड में हम गिरावट देख रहे हैं, मुझे लगता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकती है। और अगर 5,800 के आसपास मिलते हैं ग्वार के प्राइस, तो अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, बट सेल ऑन राइज मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, ग्वार पर यहाँ नजर रखें, एक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया अनुज किशोर, आप दोनों का ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम डिटेल्स और इवेंट्स के ऊपर भी यहाँ पर अपनी राय देने के लिए। जाने से पहले बजट में फर्नीचर पीएलआई को लाना चाहिए, ऐसा सेंचुरी प्लाई के केशव भजनकर ने कहा कि रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए होम लोन्स पर टैक्स राहत बढ़ाकर 4 लाख की जाए। साथ ही उन्होंने फर्नीचर एक्सपोर्ट्स पर भी इंसेंटिव देने की मांग की है। आइए सुनते हैं। मुझे लगता है कि पिछले बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लिए हैं, जिनका परिणाम आपको इस साल या पिछले साल में दिखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, उससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमारे देश को मिलेगी। और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस बजट में भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट को जारी रखेगी। मैं अगर अपनी सेक्टर की बात करूं, जो वुड पैनल इंडस्ट्री है, तो उसमें फर्नीचर का एक्सपोर्ट का बहुत स्कोप है, लेकिन गवर्नमेंट ने फर्नीचर के ऊपर कोई भी पीएलआई टाइप की स्कीम नहीं दी है। मुझे लगता है कि अगर फर्नीचर के ऊपर पीएलआई या कोई और स्कीम दिया जाए, तो इसमें एक्सपोर्ट की बहुत गुंजाइश है, इसमें बहुत स्कोप है इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में, और इससे सारे वुड पैनल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेनिफिट मिलेगी। सेकेंडली, एग्रो फॉरेस्ट्री जो हमारे लिए मेन रॉ मटेरियल है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी मीनिंगफुल स्टेप्स अभी तक नहीं लिए हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री पूरे देश की ग्रीन कवर को बढ़ाता है, वो पोल्यूशन को कम करेगा। एग्रो फॉरेस्ट्री के जरिए से कितने हज़ारों या लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। लेकिन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, इस पर्टिकुलर एग्रो क्रॉप के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी तक इतना ध्यान दिया नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बजट में एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉलिसी निकालेगी।